आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी। कंपनी में अंशों का निर्गमन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी की शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे पहले व्यापार का जो स्वामित्व था वो एकल स्वामित्व था, जिसको आप एकाकी व्यापार का कहते थे, जिसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता था। तो यहां पर क्या है, केवल एक ही व्यक्ति व्यापार का स्वामी है। व्यापार का स्वामी, व्यापार का चलाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ठीक है, वो सारा एक ही व्यक्ति के हाथ में है। तो अब एक व्यक्ति के होने से कई प्रकार के फायदे हैं और नुकसान भी है। तो नुकसान भी नुकसान क्या क्या है भाई, इसके पास पूंजी सीमित है। ठीक है भाई, इसके पास पूंजी सीमित है ना भाई, एक व्यक्ति के पास कितना, अनलिमिटेड पैसा तो हो नहीं सकता, तो इसके पास लिमिटेड पैसा है। एक व्यक्ति के पास ज्ञान और नॉलेज भी सीमित रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हर फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए, एक व्यक्ति हर चीज उसको आए। तो एक व्यक्ति के पास जो उसका ज्ञान होगा वो भी सीमित ही होगा, उसका नॉलेज जो होगा वो सीमित होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, उसकी स्किल लिमिटेड होगी। उसके बाद एक व्यक्ति का व्यापार का सबसे बड़ा फायदा यह होता था कि जो प्रॉफिट होता था वो अकेले रखता था, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो लॉस होगा इसको अकेले वहन करना पड़ेगा, और अकेले वहन करने के कारण ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। उसके बाद दूसरा है साझेदारी व्यापार। अब साझेदारी व्यापार में क्या हुआ कि भाई कम से कम मिनिमम सदस्य होगा 2 और मैक्सिमम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ठीक है, 100। अगर एक व्यक्ति व्यापार नहीं कर पा रहा है तब वहां पर क्या किया, इन्होंने पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया। अब व्यापार का स्वरूप बदल गया। अब भाई थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, तो ज्यादा लोग चाहिए तो भाई आपस में कई लोगों को मिलाकर व्यापार शुरू कर दिया। भाई जैसे रायपुर का एक व्यापारी है, बिलासपुर का एक व्यापारी है, ठीक है, अंबिकापुर का एक व्यापारी है, ये आपस में मिलकर व्यापार शुरू कर दिए, तो इसको पार्टनरशिप कहा गया। ठीक है, अब ये तीनों व्यापारी मिलकर व्यापार शुरू कर दिए, तो यहाँ पर न्यूनतम सदस्य संख्या कम से कम 2 चाहिए, अधिकतम सदस्य संख्या 100 हो सकता है, 100 से अधिक नहीं होगा। तो ये साझेदारी व्यापार है। अब इसमें भी दोनों में, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा वो बंटना शुरू हो गया। प्रॉफिट जैसे यहाँ पर क्या होता था कि केवल एक ही व्यक्ति प्रॉफिट लेता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट बंटना शुरू हो गया। जितने लोग होंगे उतने ही हिसाब से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 4 लोग हैं तो 4 हिस्से में बटेगा। अब इस दोनों व्यापार में एक प्रॉब्लम है, इस दोनों व्यापार में अनलिमिटेड रिस्क है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क। रिस्क क्या चीज का रिस्क है, तो ध्यान में रखेंगे, अगर ये दोनों व्यापार में, अगर व्यापार का कर्जा बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, व्यापार अगर भाई लगातार व्यापार घाटे में चल रहा है तो कर्जा बढ़ेगा। ठीक है, तो कर्जा अगर लगातार बढ़ते गया तो उस कंडीशन में इसको अपनी निजी संपत्तियों को बेचना पड़ेगा। भाई ये एक बाकी व्यापार हो गया या साझेदारी हो गया, इसको अपनी निजी संपत्ति बेचकर अपने कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज जो है, ये दोनों व्यापार का एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब आता है कंपनी। अब व्यापार का तीसरा स्वरूप आ गया कंपनी। ये आज के समय में व्यापार का सबसे अच्छा स्वरूप माना जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सबसे पहले तो ये जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड हो गया। तो ये कंपनी की जो शुरुआत हुई ये यूरोप से हुआ। लगभग जो 14 और 15 1400-1500 जो ईस्वी में, 1400 से 15वीं ईस्वी में ये यूरोप से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और इसी कंपनी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत आया
ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो यूरोप में क्या होता था कि भाई इन लोग क्या करते थे कि एक काम करते हैं भाई, एक कंपनी बनाते हैं, यहां पर क्या करते थे, ये कंपनी का शेयर इशू करते थे। ठीक है, अब शेयर क्या होता है भाई, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए पैसा, बहुत सारा पैसा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा चाहिए, तो बहुत सारा पैसा कहां से मिलेगा? तो बहुत सारा पैसा आप दो तरीके से इकट्ठा किस रूप में कर सकते हो। तो एक तो आप कर्जा ले सकते हो, कर्ज ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, किसी आदमी से लोन ले सकते हो। ठीक है, तो कर्ज लेने में एक दिक्कत यह है कि कर्ज लेने पर ब्याज दिया जाता है, ब्याज देना पड़ता है, सबसे बड़ा दिक्कत ये। अगर आपको प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई कर्जा लिया है, जैसे अगर आपने कोई कर्जा लिया है 1 लाख रुपए का, आपको प्रॉफिट होगा तब भी उसका ब्याज देना पड़ेगा, और अगर आपको लॉस होगा तब भी उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो जो कंपनी है, तो कंपनी के लिए तो चाहिए बहुत सारा पैसा, ठीक है, और वो भी बिना ब्याज के चाहिए। तो बिना ब्याज के पैसा चाहिए, तो इसके लिए कंपनी ने क्या काम किया कि भाई यहां पर शेयर्स इंट्रोड्यूस किया। शेयर्स मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, अंश, कंपनी का हिस्सा, छोटा छोटा हिस्सा, छोटा 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 हिस्सा। ठीक है, जैसे कोई एक कंपनी है, उसका 10 रुपया का एक अंश है, भाई एक अंश का कीमत है 10 रुपया। ठीक, अगर आपके पास 10 रुपया है, अब 10 रुपये दो, कंपनी का मालिक बन जाओ, लेकिन मालिक रहोगे केवल 10 रुपया तक का। अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपया दो, कंपनी का मालिक बन जाओ, 10 शेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक शेयर का कीमत जैसे 10 रुपया प्रति शेयर है, एक शेयर का कीमत 10 रुपया। अगर आपके पास 10 रुपया है तो आपको मिलेगा एक शेयर, 100 रुपया है तो आपको मिलेगा 100 शेयर, सॉरी 10 शेयर। ये लोकतांत्रिक प्रबंध, लोकतांत्रिक प्रबंध रुपया है तो आपके खाते में आ जाएगा 10,000 शेयर। ठीक है, इतने शेयर, इतने हिस्से आपको मिल जाएगा। तो ये होता है हिस्सा। अब ये हिस्सा देने से फायदा क्या हुआ जानते हो? कि हिस्सा देने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ये ब्याज देने की जरूरत नहीं है, झंझट खत्म। भाई कंपनी को चाहिए बहुत बड़ा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वो भी बिना ब्याज के, टेंशन फ्री, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, कर्जा लोगे तो हर हाल में पैसा देना पड़ेगा। प्रॉफिट में तो पैसा ब्याज दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लॉस होगा तब ब्याज देना कंपनी के लिए सरदर्द है। एक बार उसका फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो जाएगा ना, उतना पैसा उसको हर महीना देना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। और इसी बर्डन के कारण बहुत सारी कंपनी जो अपना शेयर इशू नहीं करता, ब्याज में पैसा लेते हैं, वो लोग क्या कर डूब जाते हैं इसी कारण। तो देखिए, किसी भी कंपनी को यह पता नहीं रहता कि उसका भविष्य कैसा होगा, उसका भविष्य सुनहरा होगा कि नहीं होगा, किसी कंपनी को पता नहीं है। किसी इंसान को यह पता नहीं है कि अगर वो जो काम कर रहा है वो उभरेगा कि डूबेगा। भाई अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो उसको थोड़ी ना पता है कि उसका दुकान अच्छा चलेगा कि डूब जाएगा। हर कोई तो यही सोचकर खोलता है ना भाई कि उसका दुकान अच्छा चलेगा, उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। उसी प्रकार हर कोई कंपनी, जो व्यक्ति कंपनी खोलते हैं, कंपनी चलाना चाहते हैं, कंपनी स्थापित किए, उनका भी जो उद्देश्य होता है वो ये रहता है कि कंपनी मेरा अच्छा से अच्छा चले, ठीक है, बहुत अच्छा रन करे। लेकिन अच्छा रन करे ये तो उस समय पर डिपेंड करेगा। और उस वहां पर आप ले लिए कर्जा, बैंक से लोन ले लिए या किसी से ले लिए। अब ये लोन का जो अमाउंट है वो 12% ब्याज है, ठीक है, साल में आपको 12% ब्याज देना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपया कोई ले लिए तो 120 करोड़ रुपया, सॉरी 100 करोड़ रुपए ले लिए तो 12 करोड़ रुपया हर साल ब्याज देना पड़ेगा। अब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 2 साल तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो पहला साल का भी 12 करोड़, दूसरा साल का 12 करोड़, तो 24 करोड़ रुपए तो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ गया। तो ये कंपनी के लिए
दिक्कत है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अपना शेयर इशू करता है। कंपनी शेयर इशू करेगा, कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, अंश का मतलब होता है छोटा छोटा हिस्सा या उसकी एक शेयर्स का एक छोटी इकाई, बहुत छोटी इकाई, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, उसके पास 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ अंश है, एक अंश का कीमत है 10 रुपया, मतलब 10 रुपया प्रति अंश, मतलब उसकी जो टोटल पूंजी होगी 1 करोड़ गुनी 10 रुपया करोगे तो 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया उसकी टोटल पूंजी होगी कंपनी की, ठीक है। तो ये एक छोटा छोटा हिस्सा, भाई लोगों से उसको केवल 10 रुपये ही चाहिए और 1 करोड़ लोगों से चाहिए ना, मतलब 1 करोड़ अंश वो बेचेगा, तो भाई आपके पास जितना रुपया है उस हिसाब से आप अपना शेयर खरीद लो। कि भाई अगर आपके पास एक 10 ही रुपया है तो 10 रुपया का शेयर खरीद लो, अगर आपके पास 100 रुपया है तो 10 शेयर खरीद लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 10,000 शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फायदा कंपनी को क्या हो गया कि ये पैसा आपको बिना ब्याज पे मिल गया, ब्याज देने की जरूरत नहीं है। अब कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट में इसको हिस्सा देगा, ठीक है। और दूसरी चीज इसका फायदा और क्या हुआ, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी का साइज बढ़ते जाएगा तो इसके अंश का कीमत भी बढ़ते जाएगा। ये 10 रुपए का शेयर जब कंपनी अच्छा ग्रोथ करना शुरू कर देगा तो ये 10 रुपए का शेयर हो सकता है 40 रुपया हो जाए, 50 रुपया हो जाए, 100 रुपया हो जाए, ठीक है। भारत में कई ऐसे कंपनियां भी हैं जो 10 रुपए का शेयर का कीमत आज के समय में 1 लाख रुपए तक भी पहुंच गया है। तो इस प्रकार से इनका ये शेयर्स होता है। तो शेयर्स इशू किया जाता है, कंपनी अपनी पैसे की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसको शेयर इशू करना पड़ता है, ठीक है। अब शेयर जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, ध्यान में रखेंगे। शेयर्स 2 प्रकार के होंगे, एक होगा समतांश इक्विटी शेयर, एक होता है पूर्वाधिकार। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, अब ये होता क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसके नाम से पता चलता है। देखिए पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार का मतलब क्या कि इसको पहले से अधिकार है, ठीक है। क्या चीज का अधिकार है, तो ध्यान में रखना, इसको पहले से अधिकार है इस अंशों को लाभांश मिलने, मतलब समता अंशधारियों को लाभांश मिलने के पहले इसको लाभ पाने का अधिकार है। मतलब लाभ में, लाभांश में हिस्सा पहले पाने का अधिकार, लाभांश में प्राथमिकता मिलेगा, लाभांश में प्राथमिकता किसके अपेक्षा, समता अंशधारियों के अपेक्षा, समता अंशधारियों के पहले इसको लाभ में हिस्सा मिलेगा। दूसरा, जब कंपनी का समापन हो जाएगा तो कंपनी के समापन में इसको पूंजी पर भी प्राथमिकता है, पूंजी वापसी पर प्राथमिकता है, ठीक है। कंपनी का जब समापन होगा तो ध्यान में रखिए, कंपनी का जब समापन होगा तो भाई पूंजी की वापसी किया जाएगा, तो पूंजी वापसी जब होगा तो समता अंशधारियों के पैसा वापसी करने के पहले इनका पैसा पहले वापसी किया जाएगा। तो इनको ये 2 अधिकार हैं, पहले तो इसको लाभ में पहले हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, और दूसरा जब कंपनी का समापन होगा तो पूंजी की वापसी में प्राथमिकता का अधिकार है, किसके अपेक्षा, समता अंशधारियों के अपेक्षा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे पूर्वाधिकार अंश है, इसका नाम रहता है 7% पूर्वाधिकार अंश। तो 7% पूर्वाधिकार अंश मतलब ये होगा कि इसको, ठीक है, 7% लाभ दिया जाएगा। जैसे अगर ये अंश कोई 1 लाख रुपया का अंश पूंजी इशू हुआ है तो 1 लाख रुपया का मतलब इसका 7%, मतलब 7,000 रुपया इसको लाभ में हिस्सा मिलेगा, ठीक है। लाभांश में पहले इसको लाभांश दिया जाएगा 7,000 रुपया। भाई जैसे हमारे पास प्रॉफिट बच गया
तो प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट अंशधारियों को बांटा जाएगा उसमें पहले इसको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर 1,00,000 रुपया है इसके पास, 1,00,000 का 7%, तो इसको 7,000 रुपया पहले मिलेगा। तो ये है, ये पूर्वाधिकार अंश हो गया। दूसरा है समता अंशधारी। अब ये समता अंश होता है क्या? तो समता अंश का मतलब आप ये समझिए कि वो अंश होता है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते। मतलब पूर्वाधिकार अंश नहीं है तो वो सारे समता अंश है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि ये दोनों में कौन सा शेयर अच्छा होगा, समता अंश की पूर्वाधिकार अंश? देखो, समता पूर्वाधिकार अंश में लाभांश भी पहले मिलेगा, पूंजी की वापसी भी पहले होगा। ठीक है, लेकिन एक इसकी जो स्थिति होगी वो व्यापार में लेनदार के समान होता है, और इसकी जो स्थिति होती है व्यापार का वास्तविक स्वामी होता है। ठीक है, तो व्यापार का जो वास्तविक स्वामी होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। जिन शेयरों की खरीदी बिक्री होती है, सामान्य रूप से जिन शेयरों का कीमत बढ़ता है बहुत तेजी से, वो इक्विटी शेयर्स का कीमत ही बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक स्वामी होते हैं, क्योंकि यही रिस्क लेते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क। तो सबसे ज्यादा रिस्क लेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, इसके कारण वो क्या कर जारी करता है, शेयर जारी करता है। शेयर दो प्रकार का जारी करता है। ठीक है, अब पैसा वो कर्जा इस कारण नहीं लेता है कि उसको हर साल ब्याज देना पड़ेगा ना, ब्याज से बचने के लिए वो शेयर जारी करता है। ठीक है, और शेयर जारी करेगा तो ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के रूप में दो प्रकार के शेयर जारी कर सकते हैं। सामान्य रूप से अधिकतर कंपनी ये इक्विटी शेयर ही जारी करते हैं, प्रेफरेंस शेयर तो बहुत कम जारी करते हैं। इक्विटी शेयर ही अधिकतर कंपनी जारी करता है, क्योंकि इक्विटी शेयर में क्या होगा कि यहां पर पूर्वाधिकार अंशों का क्या होता है, लाभांश में प्राथमिकता मिलेगा, पूंजी वापसी में प्राथमिकता रहेगा। लेकिन इसकी स्थिति जो होता है व्यापार में एक लेनदार की तरह होता है। ठीक है, ये व्यापार के स्वामी के रूप में नहीं हो पाते हैं। तो और समता अंशधारी व्यापार के एक्चुअल स्वामी कहलाते हैं। कंपनी की परिभाषा। कंपनी की परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, भारत में अभी वर्तमान में कंपनी अधिनियम है 2013 की धारा जो है वो 230 के अनुसार कंपनी की जो परिभाषा दिया गया है, कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम अथवा इसके पूर्व के अधिनियम के अधीन हुआ हो। ठीक है, तो कंपनी आप उसे कहेंगे जो इस अधिनियम मतलब 2013 के अधिनियम के अधीन हुआ हो, या इसके पहले का कोई कंपनी हो तो उसके पहले का भारतीय कंपनी अधिनियम जैसे 1956 था, या उसके पहले भी कंपनी जो बना होगा 1956 के पहले, वो उसके पहले के जो अधिनियम होंगे उसके अधीन उसका समामेलन हुआ हो तो उसको हम कंपनी कहेंगे। प्रोफेसर हैने बोलता है, प्रोफेसर हैने का परिभाषा है कि कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो राजनियम का मतलब होता है कानून द्वारा। ठीक है, कंपनी जो है वो लॉ द्वारा जो निर्मित होता है, लॉ उसको बनाता है। ठीक है, वो देश का कानून बनाता है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन आप लोगों को बता ही चुके हैं कि भाई आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, कि भाई जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिसको कानून बनाता है। जैसे बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गया ना, कोई भी संस्था हो गया, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उस देश का जो कानून है उसके तहत वो बना है। उसके बाद जिसका पृथक अस्तित्व होता है, निरंतर उत्तराधिकार होता है और एक सर्वमान्य मुद्रा होती है। देखिए, पृथक अस्तित्व होगा, कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है,
कंपनी का सदस्य अलग होता है, कंपनी अलग होता है, तो इसका पृथक अस्तित्व होता है। निरंतर उत्तराधिकार होता है और इसकी एक सर्वमुद्रा भी होती है। ठीक है, ये कंपनी की इसकी परिभाषा है कहने के अनुसार। अब हम देखते हैं कंपनी की विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहला देखिए कंपनी की विशेषता है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब कंपनी को कौन बनाता है? कानून बनाता है। कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, इसको नागरिकों जैसा अधिकार नहीं है, ये इसके हाथ पैर आंख कान नहीं होते, ये वोट नहीं डाल सकता, लेकिन इसके पास सारे वो राइट्स रहेगा जो एक आर्टिफिशियल पर्सन के पास रहेगा, जो अधिनियम ने उसको दिया है। कंपनी अपने सदस्यों पर वाद कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कंपनी पर भी वाद कर सकता है। वाद भी भाई अगर कोई आप देखे होंगे कि कई कंपनियों में, जैसे बीच में एक कंपनी था, मैगी बनाने वाली कोई कंपनी था, तो उसका जो प्रोडक्ट खराब हुआ तो वहां पर उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में वाद किया गया था कि भाई ये सामान का प्रोडक्ट सही नहीं है करके, कंपनी का प्रोडक्ट सही नहीं है करके। तो ये विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। स्थायी अस्तित्व होता है। देखिए कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो स्थायी होता है। स्थायी, जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो कंपनी अपने अस्तित्व में आ जाता है। अब कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व अलग है और कंपनी का अस्तित्व अलग है, तो कंपनी का अस्तित्व एक स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी का अस्तित्व, देखिए स्थायी अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व जो होगा अपने सदस्यों के अस्तित्व से अलग होता है। ठीक है, सदस्यों के दिवालिया होने पर या उसकी मृत्यु होने पर कंपनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का समामेलन हो गया, होने के बाद कंपनी का अस्तित्व, कंपनी अपने आप में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका कंपनी का अस्तित्व स्थायी हो जाता है। अगर भाई वे किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर की एक साथ मृत्यु भी हो जाए तब भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके बाद अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वही अंसारियों के अस्तित्व अलग है, कंपनी का अस्तित्व अलग है। ठीक है, कंपनी अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही जिम्मेदार है। जैसे साझेदारी में क्या होता है कि जैसे एक साझेदार है तो साझेदारों के बीच में एजेंसी का भी संबंध होता है। जैसे कोई एक साझेदार अगर कोई गलत काम करेगा साझेदारी व्यापार में तो दूसरा साझेदार भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई ये अपने सदस्यों के अस्तित्व से इसका अस्तित्व अलग होता है। कोई कंपनी में जैसे मैं कोई शेयर खरीदा हूं, लेकिन अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके बाद है कंपनी की सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब यह है कि जो व्यक्ति कंपनी में जितने रुपए का शेयर खरीदा है उसका दायित्व मात्र उतने रुपए तक ही कंपनी को भुगतान करना है। जैसे अगर मैं एक कंपनी में 1 लाख का शेयर खरीदा हूं तो मेरा दायित्व मात्र 1 लाख तक का है। मैं उस कंपनी को मात्र 1 लाख रुपए देने के लिए ही मेरी लायबिलिटीज है। ठीक है, सर्वमुद्रा, कंपनी की एक सर्वमुद्रा होती है। जैसे किसी भी कागज को प्रमाणित करने के लिए, जैसे आप स्कूलों में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि स्कूल या कॉलेज का एक सील होता है प्रिंसिपल के नाम का। ठीक है, और उस संस्था का नाम का भी एक अलग सील होता है कार्यालय के नाम से। तो अगर किसी कागज में अगर वो सील लग जाए इसका मतलब ये है कि वो उस विभाग का ना, उस कॉलेज का सील है या उस स्कूल का सील है, वो लेटर ऑथेंटिक हो जाता है। उसी प्रकार कंपनी के अगर किसी कागज पे कंपनी का सर्वमुद्रा लग जाए तो वो कंपनी का लेटर माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कंपनी की एक सर्वमुद्रा भी होती है। हस्तांतरण योग्य अंश होते हैं। कंपनियों में क्या होता है कि हस्तांतरण योग्य अंश होते हैं। ठीक है, हस्तांतरण का मतलब ये होता है कि कंपनी में क्या हो, देखिए अंश जो होंगे हस्तांतरित होते रहते हैं और इसके लिए शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयरों का खरीदी बिक्री होता है।
तो जैसे किसी व्यक्ति ने शेयर खरीदा, जैसे किसी व्यक्ति ने रिलायंस का शेयर खरीदा, अब उसको नहीं रखना है, वो उसको बेच देगा, ठीक है। अब जो व्यक्ति खरीदेगा वो उसका मालिक है। तो ये शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं ना, तो आपस ये ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। तो हस्तांतरण योग्य अंश होते हैं। लोकतांत्रिक प्रबंध होता है, तो लोकतांत्रिक प्रबंध का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी मैनेजमेंट होता है। क्या होता है कि कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो अपने वोट के आधार पर, ठीक है, वोट के आधार पर एक कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य होते हैं। तो जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जैसे भाई बहुत सारे लोग नॉमिनेट है, बहुत सारे लोग हैं, तो भाई सबके लिए वोटिंग होता है, तो भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो उसके सदस्य बनेंगे, जिसको जो कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाता है, डायरेक्टर्स कहलाते हैं, और उनके जो समूह है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। कंपनी एक नागरिक नहीं है, विज्ञान में रखेंगे, कंपनी नागरिक नहीं है, ठीक है भाई, नागरिक नहीं है ना, वोट देने का अधिकार नहीं होता है कंपनी को। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हालांकि कंपनी को सब कानूनी अधिकार है, लेकिन नागरिक जैसा अधिकार उसको नहीं है। सदस्य संख्या, कंपनी में सदस्य संख्या ध्यान में रखेंगे, सार्वजनिक कंपनियों में जो पब्लिक कंपनी होगी उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या उसके अंशों तक किया जा सकता है। जैसे कोई कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं तो 1 लाख सदस्य संख्या हो सकता है। किसी कंपनी में 10 लाख शेयर्स है तो 10 लाख तक भी सदस्य संख्या हो सकता है। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और अधिक से अधिक उसके शेयरों तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 सदस्य ही हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी इसका मतलब ये होगा कि ये लोग अपना शेयर्स इशू नहीं करते। और कंपनी की समापन, तो भैया ध्यान में रखेंगे, जैसे कंपनी का प्रारंभ कानून द्वारा होता है, ठीक है, सभा में होता है भाई, कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनी का वो होता है, शुरुआत होता है, ठीक है। वैसी कंपनी का समापन भी कानून के द्वारा होता है। तो ये आप कंपनी की विशेषताओं को